की प्रमेय लिखिए वह सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या है, बर्नौली की प्रमेय लिखिए वह सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, मतलब बर्नौली ने क्या बोला था, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव एक असमान अनुप्रस्थ अनुच्छेद वाली परिनालिका में से क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह से बहता है। अब इसमें हम यदि किसी आदर्श द्रव को बहाएंगे, ये नली कैसी है, असमान है। ठीक है, तो आपने क्या सुनना एक बार पहले पर उसकी डेफिनेशन पढ़ लें। ठीक है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है तो नली के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। ठीक है, एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। ऊर्जा हम किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान और एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत। आई बात समझ में? एक बार और सुन लो। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में से धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है तो नली के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसे हम बर्नौली की प्रमेय कहते हैं। आई बात समझ में? उसके लिए हमने एक चित्र बनाया, एक असमान क्या बनाई, नली बनाई, जो एक तरफ कैसी है, चौड़ी है, और एक तरफ कैसी है, सक्रिय है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे प्रेशर, मतलब जो P है, यहाँ पे हमने P1 ले लिया, यहाँ पे P2 ले लिया। दो बिंदु है आपके, नली का नाम क्या है, XY। ठीक है, नली का नाम क्या है, XY। इसमें दो बिंदु हमने A और B लिए। बिंदु A पर इसका क्षेत्रफल A1 है, बिंदु B पर इस नली का क्षेत्रफल क्या है, A2 है, क्योंकि नली कैसी है आपकी, असमान है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा कैसी रहेगी, नियत रहेगी। आई बात समझ में? अब सुनते हैं अपन थ्योरी। तो थ्योरी में क्या है, माना एक आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। तो अभी बोल रहे थे कि हमसे थ्योरी लिखने में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आएगी, माना अपन ने एक द्रव ले लिया, द्रव कैसा है, आदर्श द्रव हम आपको बता चुके हैं कि होता क्या है। क्या होता है आदर्श द्रव? आदर्श द्रव क्या होता है, देखो जल्दी। आदर्श तरल या द्रव असंपीड्य और असमान होता है। आदर्श द्रव कैसा होता है, असंपीड्य और असमान हो। असंपीड्य का मतलब क्या होता है? असंपीड्य का अर्थ है कि तरल को दबाने से उसके आयतन तथा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा द्रव जो असंपीड्य हो और कैसा हो, असमान हो, जो असंपीड्य हो और असमान हो। असंपीड्य का मतलब क्या होता है, यदि आप द्रव को दबाओगे तो उसके आयतन में और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको क्या लिखना है कि माना एक आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY में से धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। नली के दो स्थान A और B के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्रमशः A1 और A2 है। देखो हमने ये लिख लिए A1 और A2। तो हमने कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ ये लिखा है कि एक नली आपकी XY है। ठीक है, उसमें से आदर्श द्रव फ्लो हो रहा है। आदर्श द्रव आपको पता है कि जो द्रव असंपीड्य हो, मतलब जिसके दबाने से उसके आयतन और आकार में या घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम असंपीड्य कहते हैं, असंपीड्यता कहते हैं द्रव की। ठीक है, तो हमने इसमें से आदर्श द्रव को क्या कराया, फ्लो कराया। जैसे हम आदर्श द्रव को फ्लो कराएंगे और इसमें हमने दो बिंदु ले लिए A और B। बिंदु A पर नली का क्षेत्रफल A1 है, बिंदु B पर नली का क्षेत्रफल क्या है, A2 है। यहाँ से द्रव आपका V1 से फ्लो हो रहा है, यहाँ से द्रव आपका V2 से फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में? अब हमें ये देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है P बटे D प्लस 1/2 V² प्लस GH इज इक्वल टू एक नियत राशि, एक नियत मतलब नियतांक। आई बात समझ में? तो P बटे D क्या है, ऊर्जा है, प्लस 1/2 V² ये भी ऊर्जा है, और GH क्या है, ऊर्जा है। तो एकांक द्रव्यमान और एकांक की आयतन की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है। तो मैंने सबको जोड़ दिया, पूरी ऊर्जाओं को जोड़ दिया। पूरी ऊर्जाओं को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे नियतांक आना चाहिए। ये अपन को सिद्ध करना है। आई बात समझ में?
तो उसके लिए हमने थ्योरी क्या लिखी, माना एक आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली एक्स वाई नली में धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। नली के दो स्थान ए और बी के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A1 और A2 है, ठीक है। उनके वेग क्या है, V1 और V2 है, और उनके दाब क्या है, P1 और P2 है, और उनकी ऊंचाई क्या है, H1 और H2 है। लिख लिया हमने ये तो अपनी थ्योरी हो गई। अब अपन करते हैं इसका डेरिवेशन, मतलब इसका निगमन करते हैं अपन। तो ए से प्रति सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में बहने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु ए से 1 सेकंड में बहने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा, बिंदु ए से 1 सेकंड में बहने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, mgh आएगी, mgh1 आएगी, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई कितनी है, h1। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है आपका ऊंचाई। आई बात समझ में। तो mgh यही होता है ना स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, होता है mgh। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, 1/2mv² होता है कि नहीं होता। तो बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh। वह बिंदु बी पर क्या होगी स्थितिज ऊर्जा, वह बिंदु बी पर क्या होगी, mgh2 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ऊंचाई क्या है, h2 है। आई बात समझ में। तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो पहले आपके पास में एक रबड़ थी, वो है कितने सेंटीमीटर की थी, मान चलो 5 सेंटीमीटर की थी। अब मैंने उसको खींच दिया तो वो कितने सेंटीमीटर की हो गई, कितने सेंटीमीटर की हो गई, मान चलो 8 सेंटीमीटर की हो गई। कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, 8 में से अंत में से प्रारंभ को घटा दूं, 8 में से 5 को घटा दोगे, 3 की वृद्धि हुई। आई बात समझ में। तो हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हम निकालेंगे वृद्धि, तो क्या आएगी, 2 में से फर्स्ट को घटा दो, कितना आएगा यहाँ पे, mgh2 माइनस mgh1। अब यहाँ में कॉमन सेंस की बात है, हमें mg दोनों जगह मिल रहा, तो mg को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे mg को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, h2 माइनस h1 बचा कि नहीं बचा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार ए से प्रति सेकंड में बहने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, अब इसी से 1 सेकंड में बहने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2mv²। क्या होता है, 1/2mv²। तो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा क्या आएगी, 1/2mv1² आएगी। वह बी पर गतिज ऊर्जा क्या आएगी, वह बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा क्या आएगी, 1/2mv2² आएगी। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल दो। गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या आएगी, इसमें से इसको घटा दो। अभी हमने बताया था कि अंत में से प्रारंभ को घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, एक वृद्धि निकाल रहे हैं पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, देखो यहाँ पे 1/2mv2² माइनस 1/2mv1² आ जाएगी। अब यहाँ पे 1/2m दोनों जगह है, कॉमन निकाल लो भाई। 1/2m हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, v2² माइनस v1² आ गया। समीकरण नंबर 1 किसको दिया था, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इतना बन जाएगा। अब अपन ने दोनों ऊर्जाओं में परिवर्तन निकाल लिए, गतिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा में। अब हमें क्या करना है, किया गया कुल कार्य निकालना है। किया गया कुल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब हम इसके बाद निकालेंगे किया ए से निकलने वाले द्रव पर किया गया कुल कार्य। अभी हमने ए से प्रति सेकंड में निकलने वाले द्रव की स्थितिज ऊर्जा निकाली, फिर बी से निकाली, फिर वृद्धि निकाली, मतलब परिवर्तन निकाला, फिर हमने इसकी गतिज ऊर्जा निकाली, इसकी यहाँ की गतिज ऊर्जा निकाली, दोनों में वृद्धि निकाली, ये आया। अब बिंदु ए से निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य। अब हमें निकालना है बिंदु ए से बहने वाले द्रव पर किया गया कार्य बराबर क्या आएगा, बल गुणित दूरी, मतलब बल गुणित दूरी। क्या आएगा, बल गुणित दूरी। तो किया गया कार्य बराबर क्या आएगा, कार्य बराबर आएगा बल गुणित दूरी, मतलब विस्थापन। बल गुणित दूरी आएगी, मतलब विस्थापन आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बल का सूत्र क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। बल का सूत्र क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर F बटे A। क्या होता है, F बटे A। हमने पढ़ा है प्रतिबल और प्रेशर में। प्रेशर P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मान क्या आएगा, प्रेशर गुणित क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम बल की जगह बल का मान रख दें। बल की जगह बल का मान क्या रखेंगे हम, P गुणित A आएगा। P गुणित A आएगा कि नहीं आएगा, दाब गुणित क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो A पर प्रेशर कितना है, P1 का है, A पर क्षेत्रफल कितना है, A1। और क्या है, दूरी। तो दूरी के लिए हम क्या ले लेंगे, वेग V1। यहाँ पे वेग V1 आएगा, आ गया। ठीक है, ये किया गया, कार्य आ गया। अब ये हमने बिंदु A का निकाला। अब हम बिंदु इसी प्रकार B का निकालेंगे। तो बिंदु B पर कार्य कितना आएगा, P2 गुणित A2 गुणित V2 आ गया। ये दोनों कार्य निकल आए, बिंदु A के और B के। बिंदु A के और B के क्या निकल आए, कार्य निकल आए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में द्रव पर किया गया कुल कार्य निकालना है। द्रव पर किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो हम इनको जोड़ेंगे दोनों को। लेकिन हमने कल क्या बताया था कि विरोध किसका हो रहा है, क्या बताया था, आयतन का नहीं, हमने बताया नहीं था कि विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका प्रेशर है, ये इस तरफ से अलग प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो प्रेशर दाब क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो ये दोनों अपन को यहाँ पे कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। लेकिन प्रेशर एक दूसरे के कैसे विरोध में है, इसलिए हम इन दोनों में माइनस लगा देंगे। तो कुल कार्य क्या आएगा, कुल कार्य आएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 P2 A2 और V2 आ जाएगा। ये दोनों माइनस में आ गए। ये किया गया, कुल कार्य निकाल लिया। अब हम लगाएंगे आव्यवर्ता का सिद्धांत। ठीक है, इसके लिए समीकरण नंबर 3 दिया था हमने, तो 3 दे देना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आव्यवर्ता का सिद्धांत लगाना है। आव्यवर्ता का सिद्धांत क्या पढ़ा था हमने, A1 V1 बराबर A2 V2। क्या पढ़ा था, A1 V1 बराबर A2 V2। अब हम आव्यवर्ता के सिद्धांत से ठीक है, आव्यवर्ता के सिद्धांत से चलो भाई, आव्यवर्ता का सिद्धांत क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2। यही होता ना आव्यवर्ता का सिद्धांत। और बराबर में क्या होता है, एक नियतांक। बराबर में क्या होता है, नियतांक। तो यहाँ पे बराबर में नियतांक, यही निकाला था ना अपन ने, पढ़ चुके हैं आव्यवर्ता का सिद्धांत, यही सिद्ध किया था ना अपन ने। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना एक नियतांक, आव्यवर्ता का सिद्धांत। अब मुझे ये बताओ, A1 V1 बराबर A2 V2 क्या है, द्रव का आयतन। कल हमने बताया था कि कैसे आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर द्रव का आयतन। तो यहाँ पे ये द्रव का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया था, प्रति सेकंड में बहने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर अब अपन को क्या निकालना है, प्रति सेकंड में बहने वाले द्रव का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। क्या होता है, आयतन। तो हम यहाँ पे आयतन गुणित क्या लिख देंगे, घनत्व लिख देंगे। आयतन गुणित घनत्व, तो क्या आएगा यहाँ पे, द्रव्यमान M बराबर, द्रव्यमान क्या आएगा, M बराबर आयतन। आयतन क्या है अपना, आयतन अभी हमने लिखा है, ये है सर A1 ये है, ये दोनों क्या है, इसके आयतन है द्रव के। तो आयतन क्या आ जाएगा यहाँ पे, A1 V1 आ जाएगा। और घनत्व मतलब डेंसिटी मतलब D, तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब इसी के बराबर M के बराबर ये आया, और एक M के बराबर दूसरे के लिए आएगा, ये आया फर्स्ट बिंदु के लिए और आएगा सेकंड बिंदु के लिए यही। तो बराबर में क्या आएगा, A2 V2 और D आ जाएगा। ये आएगा, ये पहली बिंदु के लिए M बराबर और दूसरी बिंदु के लिए M बराबर ये। तो हमने दोनों M के बराबर आएंगे, दोनों को अपने बराबर लिख दिया। इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम A1 V1 का मान निकालेंगे। चलो भाई, A1 V1 का मान निकालो जल्दी से। A1 V1 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, चलो निकालो। A1 V1 बराबर M बटे D आएगा कि नहीं आएगा जी सर। A1 V1 और D बटे में, A1 V1 और D बटे में आ गया बराबर। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा,
A2 V2 बराबर M बटे D। D आ जाएगा। इतना है समझ में, बन जाएगा इतना? जी सर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में हम मान रख देंगे। कौन से समीकरण में मान रखेंगे? तीसरे काय का मान रखना है हमें? A1 V1 का। A1 V1 का मान हम कहाँ रखेंगे? कुल कार्य बताओ निकाला हमें। था। कुल कार्य निकाला था। कुल कार्य कहाँ निकाला था अपन ने? कितना निकाला था कुल कार्य? कुल कार्य B1 A1 B1। चलो भाई, अब कुल कार्य में अपन इसका मान रखेंगे, ठीक है? चलो रख दो तू मान। कुल कार्य, P1 कुल कार्य कितना आया था जल्दी बताओ हमें? P1 A1 V1 P1 A1 V1 P1 माइनस A1 V1 माइनस माइनस P2 A2 V2 P2 A2 A2 V2 V2, ये लिखा अपन ने। चलो भाई मान रख दो बराबर P1 A1 सॉरी A1 V1 A1 V1 P1 अपना जाके था। A1 V1 का मान कितना है? M बटे D माइनस माइनस P2 A2 नहीं A2 V2 A2 V2 M बटे D। और यहाँ पे P2 अपना जाके था। P2 जाके था, यहाँ पे कितना आएगा? M बटे D। D आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? M बटे D दोनों जगह है, कॉमन निकाल लो तो बड़ा ये कुल कार्य चल रहा, ठीक है? M बटे D हमने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? P1 माइनस P2। बचा। इसको समीकरण नंबर दे देना 4। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से अब हम लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। चलो भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, ठीक है? तो अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम से, चलो भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम से लगा दो। ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या आएगा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि धन गतिज ऊर्जा में वृद्धि, मतलब किया गया कुल कार्य बराबर कुल कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, फिर प्लस प्लस गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। चलो भाई मान रख दो। कुल कार्य किया गया कुल कार्य बराबर कुल कार्य कितना आया अपना? M बटे D। तो कुल कार्य की जगह हम क्या रख देंगे? M बटे D और P1 माइनस P2 रख देंगे। चलो भाई, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि बताओ कितनी आई थी? mg कितनी आई थी? कोष्टक में H2 माइनस H1, फिर 1 बटे 2 M, फिर क्या आया था? ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आया था। फिर हमने क्या किया था? इसमें क्या किया था? D को हम यहाँ बटे में था, गुणा में ले गए थे, तो यहाँ पे क्या आया था? M P1 माइनस P2 इज इक्वल टू D को गुणा में ले जाओ तो कितना आ जाएगा? mg D। यहाँ पे क्या आएगा? H2 माइनस H1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 1 बटे 2 M D। यहाँ पे क्या आएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? M यहाँ है, M यहाँ है, M यहाँ है। M को यहाँ से कॉमन निकालो ताकि M से M को हम काट सकें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? M P1 P2 बराबर M को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? GD। M को हमने क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? GD। और यहाँ पे क्या आएगा? H2 माइनस H1। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 1 बटे 2 M को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? D। यहाँ पे क्या आएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। M से M को काट दो तो यहाँ पे क्या बचा? P1 माइनस P2 बराबर यहाँ पे क्या बचा? GD H2 माइनस GD H1 बचा कि नहीं बचा? प्लस अपना सेम रहेगा। फिर यहाँ पे इसको 1 बटे 2 D V2 स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 D V1 स्क्वायर, अंदर हमने गुणा कर दिया कि नहीं कर दिया? अब 1 वाले एक तरफ कर लो, 2 वाले एक तरफ कर दो। चलो भाई, यहाँ पे P1 अपना सेम रहेगा, P1 अपना सेम। यहाँ पे 1 कहाँ है? यहाँ है। ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो GD H1 आ गया इस तरफ। अब और 1 कहाँ है? यहाँ है। ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 बटे 2 D V1 स्क्वायर। अब 2 वाले एक तरफ ले जाओ, ये P2 उस तरफ जाएगा तो पहले तो 2 वाले लिख लो। यहाँ पे क्या है? GD H2 प्लस का है। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस का, ये 1 बटे 2 D V2 स्क्वायर। P2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये P2 आ गया।
इसके बराबर लिख दो नियतांक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि पूरी राशियां उसमें नियत हैं, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आया यहाँ पे P1 की जगह पे यहाँ पे क्या आया प्लस प्लस GDH1 था, H लिख दो अकेला, प्लस 1/2 1/2 यहाँ पे क्या है डी भी और क्या है स्क्वायर बराबर एक नियत राशि नियतांक। इस वाले में डी का भाग दे दो, डी का भाग दोगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, डी का भाग दोगे तो यहाँ डी आ जाएगा, डी का भाग दोगे तो यहाँ डी आ जाएगा, डी यहाँ भी कटेगा, यहाँ अपना सेम रहेगा डी 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 को काट दो, डी से डी को काट दो, जो बचा नीचे लिख दो डी प्लस प्लस जी एच प्लस 1/2 भी स्क्वायर बराबर एक नियतांक यही हमें ये वर्णोलित करनी है आपकी। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन देख के